सभी साथियों को नमस्कार। मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, तो आज के वीडियो में बात कर रहा हूं 2025 जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, राजस्थान बोर्ड द्वारा जो बोर्ड एग्जाम आयोजित करवाए जा रहे हैं 22 मार्च 2025 को ये पेपर आयोजित हुआ, जिसके आंसर मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। पेपर बड़ा ही आसान और ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। एक दो क्वेश्चन ठीक है बच्चे को थोड़ा सोचने थे, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी थे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास था, पहला क्वेश्चन MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए। जब MgSO4 टूटेगा तो वो टूटेगा Mg+2 और SO4-2 में, यानी कि दो आयन इसमें बनने वाले हैं, एक Mg+2 और एक SO4-2। तो I का मान यहाँ 2 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आएगा ब। दूसरा, प्रतिरोधकता जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, उसकी इकाई पूछी हुई है। तो R का सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L बाई ए। तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल। तो R का मात्रक हो गया ओम, R का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो उत्तर आएगा आपका ओम मीटर। स ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है, स ऑप्शन। फिर गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से बनने वाले उत्पाद हैं। तो गलित सोडियम क्लोराइड में जो द ऑप्शन है वो करेक्ट है, द ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम बनता है कैथोड पर और क्लोरीन बनती है एनोड पर। जलीय होता तो हाइड्रोजन बनती, सोडियम नहीं बनता था। लेकिन अब गलित कहा है उसने, मोल्टन कहा है आपको, तो मोल्टन में कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन। द ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, डी। अगले प्रश्न की बात करूं मैं अगर फोर्थ क्वेश्चन की, द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो आंसर है मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। स ऑप्शन आपका करेक्ट है, स ऑप्शन, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, स ऑप्शन करेक्ट है। फिर एक्टेनॉइड श्रेणी का तत्व है, एलिमेंट ऑफ एक्टेनॉइड सीरीज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है थोरियम। थोरियम जो है वो एक्टिनोइड सीरीज का एलिमेंट है। एक्टिनम के जस्ट बाद आता है थोरियम, 90 नंबर पर थोरियम आता है, एक्टिनम 89 पर आता है। और एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व ही एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। तो थोरियम जो है वो एक्टिनाइड तत्व में आता है। जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन है। तो जो जलीय विलयन में कलरलेस है, तो जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, Zn+2। Zn+2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक वो होता है जिसमें सभी लिगैंड सेम होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है आपका, होमोलैप्टिक जिसमें सारे लिगैंड सेम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, होमोलैप्टिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है CrNH3 की थ्राइस, H2O की थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद होगा। Cl3 में Cr की उपसय सुजन संख्या, Cr की समन्वय संख्या पूछी है। तो 3 लिगैंड अमोनिया जुड़े हैं, 3 लिगैंड जल जुड़े हैं, अतः समन्वय संख्या यहाँ 6 आएगी, 6। करेक्ट आंसर 6 है। नेक्स्ट, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र पूछा हुआ है। तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, डार्जन अभिक्रिया के अंदर इसका यूज होता है अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने में, SOCl2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीलिक हैलाइड की बात करूं अगर मैं, तो वलय के ऊपर CH2X, ये बेंजीलिक हैलाइड होता है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी संकृत अवस्था sp3 आएगी। हेलोजन sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर अधोलिखित में असमित ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़े दोनों ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए ऑक्सीजन के साथ जुड़े। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, असमित ईथर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अल्कोहल दिया हुआ है, सांद्र H2SO4 दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। अल्कोहल सांद्र H2SO4, टेम्परेचर दिया हुआ है 413 केल्विन।
तो 413 केल्विन में ईथर बनता है। ईथर बनता है और क्योंकि एथेनॉल है तो एथेनॉल का जब आप निर्जलीकरण करवाएंगे, इससे जब आप जल निकालेंगे तो OH जल निकालेंगे तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बै डाई एथिल ईथर। अगर 443 केल्विन टेम्परेचर आता तो एल्कीन होती, लेकिन यहाँ 413 केल्विन टेम्परेचर है तो करेक्ट आंसर डाई एथिल ईथर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड कैनिजरो अभिक्रिया देता है? तो कैनिजरो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहाँ देखेंगे आप, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तीनों कैनिजरो नहीं देते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है C6H5CHO बेंजल डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अतः आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। C6H5CHO बेंजल डिहाइड जो है वो कैनिजरो अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैनिजरो वही देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेंजल डिहाइड कैनिजरो अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल है, प्रबलतम अम्ल जिसमें -I प्रभाव वाला समूह लगा हो, और यहाँ सबसे प्रबल अम्ल जो है वो फ्लोरोएसिटिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है C6H5SO2Cl को हिंसबर्ग अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, C6H5SO2Cl। नेक्स्ट, IUPAC नेम पूछा हुआ है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला है, ये मिथाइल हो गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो N मिथाइल एथेन एमीन, N मिथाइल एथेन एमीन, N मैथिल एथेन एमीन। सही ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड सुक्रोज एक डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। फिर आता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल जो है आवश्यक टीवी मिलपात हैं, ये आवश्यक हैं, टीवी मिलपात, ट्रिप्टोफैन, वैलीन, तो वैलीन आवश्यक है, हमारे से अनावश्यक पूछा हुआ है। मैथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, तो ल्यूसिन और लाइसिन भी आवश्यक हैं, तो ल्यूसिन और लाइसिन भी अनावश्यक हैं, ल्यूसिन और लाइसिन भी आवश्यक है, हमारे से पूछा अनावश्यक, तो ग्लाइसिन जो है वो अनावश्यक है। एक सिंपल सी बात है, हमारे आवश्यक की जो ट्रिक है वो टीवी मिलपात, तो इसमें कहीं भी G लेटर नहीं आ रहा है, तो आराम से बच्चा जो है वो छांट सकता था पेपर में कि ग्लाइसिन जो है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन अनावश्यक अमीनो अम्ल है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हिमांक अवनमन स्थिरांक KF की इकाई, तो KF की इकाई होती है केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, या किसी ने अगर केल्विन मोललता इनवर्स लिख दिया है तो उसको भी सही कर दीजिएगा आप। क्यों? खास करके टीचर ध्यान रखें, अगर किसी ने केल्विन मोललता इनवर्स लिखा तो सही कीजिएगा, क्योंकि मोललता क्या होती है? मोललता होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। अगर मैं बात करूं मोललता इनवर्स की, तो वो केजी पर मोल हो जाएगा, केजी पर मोल। मोललता इनवर्स, मोललता होती है मोल पर केजी, मोललता इनवर्स हो जाएगा केजी पर मोल। तो ये हमारा जो सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता, ये सूत्र होता है। तो डेल्टा TF का मात्रक हो गया K, और हमें KF का मात्रक निकालना है, तो बट्टे में मोललता आ जाएगी, तो K बट्टे मोललता यानी K मोललता इनवर्स, केल्विन मोललता इनवर्स, K मोललता इनवर्स, और मोललता होता है मोल पर केजी, और क्योंकि मोललता इनवर्स है तो वो केजी पर मोल हो जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, और मोल को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो मोल इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ मात्रक बनेगा केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, केल्विन किग्रा मोल इनवर्स या केल्विन मोललता इनवर्स, जो भी बच्चा करके आए दोनों में से, दोनों यहाँ सही करें। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता, तो जैसे सांद्रता घटती है वैसे वैसे मोलर चालकता बढ़ती है।
उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। शून्य कोटि। वसा के हाइड्रोजन में निकल उत्प्रेरक यूज होता है, Ni, निकल उत्प्रेरक जो है वसा के हाइड्रोजनीकरण में यूज होता है। FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। मेथेनॉल का क्वथना बहुत ही मैं कहूँ एक टिपिकल सा क्वेश्चन आज के चैप्टर में, मेथेनॉल का क्वथना जिसको बहुत कम स्टूडेंट उम्मीद है अटेम्प्ट करके आए होंगे। 337 केल्विन, 337 केल्विन होता है, 337 केल्विन, केल्विन में ही पूछा है, ये ध्यान रखें, केल्विन में इसका आंसर आएगा 337 केल्विन। तो सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैं कहूंगा आज के पेपर का 337 केल्विन, 2025 के पेपर का 337 केल्विन सबसे हार्ड क्वेश्चन था, मेथेनॉल का क्वथना। जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो पिक्रिक अम्ल उत्पाद बनता है। पिक्रिक अम्ल उत्पाद बनता है। पिक्रिक अम्ल लिखा हो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल लिखा हो, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। टीचर कृपया ध्यान दे, जो भी टीचर कॉपी चेक करेंगे दोनों ही आंसर सही है। पिक्रिक अम्ल भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी, क्योंकि पिक्रिक अम्ल का नाम ही 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। नेक्स्ट H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जल योजन से एथेनेल प्राप्त होता है। एथेनेल बनता है एथाइन के जल योजन से, CH3CHO एथेनेल बनता है। विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। विटामिन बी एवं सी जल में विलेय विटामिन है। सुक्रोज के जल अपठन पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज के जल अपठन पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। नेक्स्ट, मोललता को परिभाषित करो। मोललता को परिभाषित करना है तो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में या कह दे 1000 ग्राम विलायक में, एक ही बात है, 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यानी विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, खैर परिभाषा लिखनी थी। 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में जो विलेय के मोल होते हैं उसे मोललता कहते हैं। फिर राउल्ट के नियम का गणितीय रूप लिखिए। अब राउल्ट के 2 नियम हैं, एक तो द्रव द्रव विलयन के लिए और एक ठोस द्रव विलयन के लिए। तो ये भी बड़े विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दोनों लिखे हो बच्चे ने तो भी पूरा नंबर दें, एक लिखा हो तो भी उसका आकलन जो है उचित तरीके से करें, मेरा मानना है। बाकी तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कौन सा गणितीय कथन वो फॉलो कर रहा है। लेकिन राउल्ट के नियम के, राउल्ट ने 2 नियम दिए थे, द्रव द्रव विलयन का और ठोस द्रव विलयन का। द्रव द्रव विलयन के लिए तो बनेगा P कुल बराबर P1 नोट प्लस X2 P2 नोट माइनस P1 नोट, ये आदर्श विलयन है। और हम लोग यही कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। यानी कुल मिलाकर जो इस समीकरण का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। तो ये द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का गणितीय कथन हो गया। और ठोस द्रव विलयन के लिए P कुल यानी P विलयन, PS एस फॉर सॉल्यूशन, PS बराबर P नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, X विलायक, विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो P नोट X विलायक होता है। ये ठोस द्रव विलयन के लिए है, PS बराबर P नोट X विलायक। बाकी अगर बच्चा डेल्टा P अपॉन P नोट इक्वल टू X विलेय लिख देता है तो भी वो राउल्ट के नियम से ही निकला है। बाकी गणितीय कथन ये दोनों राउल्ट के नियम के गणितीय कथन ये द्रव द्रव विलयन के लिए है, ये ठोस द्रव विलयन के लिए है। वो विलयन दोनों प्रकार के हैं हमारी बुक के अंदर, तो वो थोड़ा देख लें कि आप क्या क्वेश्चन बाकी बोर्ड के आंसर की आनी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है फॉलो करें। लेकिन दोनों विलयन है। जटिल अभिक्रियाओं को परिभाषित करो तो जटिल अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो एक पद में पूरी नहीं होती, जिसमें अभिकारक का जो अभिक्रिया का वेग है वो टक्करों के साथ साथ अभिकारक के अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है। एक से अधिक पदों में संपन्न होती है ये, और इसकी कोटि और अणुसंख्यता जो है वो समान
नहीं होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसकी कोटि अनुसंख्यता समान नहीं है, एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है और इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो टकरों की संख्या के साथ साथ अभिकारक के अभिविन्यास पर भी डिपेंड करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रियाएं कहा जाता है। फिर K3CrC2O4 की थ्राई संकुल का आयुपेशी नाम, तो पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड या ट्रिसऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, ट्राई या ट्रिस दोनों में से जो भी फॉलो किया है। पोटेशियम ट्रिसऑक्जेलेटो लिखा है तो भी उसको सही कर दें, ट्राई लिखा है तो भी मान लें उसको, क्योंकि लिगैंड के नाम में डाई ट्राई नहीं आता, तब हम लोग 3 के लिए ट्राई भी लिख सकते हैं। हमारी बुक ट्रिस को फॉलो कर रही है, आप ट्रिस फॉलो करें, ट्राई फॉलो करें। पोटेशियम ट्रिसऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्रिसऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ग्रिग्नार्ड विकर्मक का कोई एक उदाहरण लिखें, तो CH3MgBr, CH3MgCl, CH3MgI, जो भी लिखा है बच्चे ने, ये ग्रिग्नार्ड विकर्मक है। फिटिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे, तो फिटिक अभिक्रिया जो है वो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया है। एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, जब 2 मोल एरिल हैलाइड या एरिल क्लोराइड हम लोग लेते हैं, 2 Na शुष्क ईथर की उपस्थिति शुष्क ईथर की, तो यहाँ डाईफेनिल का निर्माण होता है, डाईफेनिल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग, इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो डाईफेनिल का निर्माण यहाँ होता है, ये फिटिक अभिक्रिया है। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त यौगिक एस्प्रिन, सैलिसिलिक अम्ल का जब एसिटिलन किया जाता है तो एस्प्रिन बनता है, जो कि एक दर्द निवारक औषधि है। फिर जलीय विलयन में क्षारकता का क्रम लिखना है, तो जलीय विलयन में सबसे कम क्षारीय अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा क्षारीय जो होता है वो प्राथमिक एमीन। बढ़ता क्रम लगाना तो पहले सबसे कम क्षारीय अमोनिया, उससे ज्यादा क्षारीय प्राथमिक एमीन आ जाएगा, उससे ज्यादा क्षारीय ट्राईएथिलमीन आ जाएगा, ट्राईएथिलमीन, और सबसे ज्यादा क्षारीय डाईएथिलमीन यानी अमोनिया। फिर सेकंड नंबर वाला, फिर फोर्थ नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, सबसे पहले अमोनिया आएगा, उससे ज्यादा क्षारीय एथिलमीन, उससे ज्यादा क्षारीय ट्राईएथिलमीन, और सबसे ज्यादा क्षारीय डाईएथिलमीन। तो NH3 एथिलमीन ट्राईएथिलमीन डाईएथिलमीन। जलीय विलयन में सबसे ज्यादा क्षारीय डाईएथिलमीन होता है, डाईएथिलमीन। फिर अगर मैं बात करूं, जलीय विलयन ले रहे हैं तो जलीय विलयन में एथिल का आकार बड़ा है, त्रिविम बाधा आ जाएगी, त्रिविम बाधा आ जाएगी तो प्रोटॉन का योग नहीं होगा। तो इस आधार पर, इसके आधार पर हम लोग प्लस आई इफेक्ट के बेस पे देखेंगे। प्लस आई इफेक्ट जो है तृतीयक एमीन में ज्यादा है प्राथमिक की बजाय, तो द्वितीयक के बाद यहाँ तृतीयक रहता है, तृतीयक के बाद प्राथमिक रहता है, फिर सबसे कम क्षारीय अमोनिया होता है। लेकिन बढ़ता क्रम लगाना तो पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। फिर रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण, ये लास्ट ईयर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। किरेटिन और मायोसिन, रेशेदार प्रोटीन जो है किरेटिन व मायोसिन। फिर डीएनए का द्विकुंडलिनी चित्र बनाना था, तो ध्यान रखें ए को टी से जोड़ा होगा और सी को जी से जोड़ा होगा। बाकी द्विकुंडलिनी मॉडल आप लोगों ने डीएनए का बनाया है, तो इस तरह से विद्यार्थी जो है डीएनए का मॉडल बना के जाएंगे। बस उसमें मेन बात यही देखें कि ए को टी से जोड़ा हो और सी को जी से, तो इस तरह से डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का निर्माण जो है इस तरह से द्विकुंडली संरचना रहती है। तो ए को टी से जोड़ देंगे इसके बीच में, और जी को सी से या सी को जी से, तो ये डायग्राम रहेगा। उसके बाद 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो NaOH के ग्राम 4 दिए। मोलरता आपने निकालनी है, तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोल निकालते हैं ग्राम बटे अनुभार से, और NaOH का अनुभार 40 होता है, तो मोल हो जाएंगे इसके ग्राम कितने हैं 4, अनुभार हो गया 40, लीटर बनाने हैं तो ml है 500,
ml को 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर बन जाएंगे। तो 4/40 का मतलब 1/10 मोल हो गए। 500/1000 का मतलब 1/2 लीटर हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/10 यानी 0.2 m मोलरता का आंसर आएगा 0.2 m। उसके बाद प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। तो प्रतिलोम परासरण जब हम लोग दर्शाते हैं इस तरह से एक पात्र, उस पात्र में बिल्कुल बीचों बीच अर्धपारगम्य में झिल्ली लगी होगी यहाँ, और यहाँ एक पिस्टन लगाया होगा इस तरह से, ये विलयन होगा, पिस्टन लगाया होगा इस पर, और पिस्टन का जो बाह्य दाब होगा, पिस्टन पर जो बाह्य दाब लगा होगा वो परासरण दाब से ज़्यादा होगा, और यहाँ से शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। ये प्रतिलोम परासरण का चित्र बन जाएगा, शुद्ध जल। तो बाह्य दाब को परासरण दाब से ज़्यादा रखेंगे, आगे शुद्ध जल की प्राप्ति हो जाएगी। निकिल कैडमियम सेल का नामांकित चित्र, तो निकिल कैडमियम सेल में तो इस तरह से बाह्य आवरण, बाकी बुक को देख ले, बाह्य आवरण ले लेना है अपने को, बीचों बीच एक रोड लगी होती है और यहाँ इस तरह से NiOH की थराइस जो है वो फिल होता है। तो इस तरह से निकिल कैडमियम सेल का जो चित्र है वो बन जाएगा। फिर Fe+2 Fe जो है वो 26 नंबर पे आता है, तो 3d6 4s2, और +2 की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s0 3d6 रह गया। 3d6 जब आप बनाएंगे तो यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3d6 जब करेंगे तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे, n बराबर 4। फार्मूला आप लगाएंगे μ बराबर √n, n+2, n का मान 4 रखेंगे तो √24 उत्तर आ जाएगा आपका, √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। लैंथेनाइड आकुंचन, लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। इसी कमी को, परमाणु त्रिज्या में आने वाली इसी कमी को हम लोग लैंथेनाइड आकुंचन के नाम से जानते हैं। फिर निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ध्रुवण घूर्णकता, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं। ऐसे यौगिकों को हम लोग ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं, और यह जो घटना है उस घटना को हम लोग ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं, और यह घटना ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। कायरलता, तो कायरलता क्या है? कोई भी यौगिक ध्रुवण घूर्णक है तो उसका कारण कायरलता है। तो आप लोग सिंपल सी बात ध्यान रखें, जिस अणु में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन क्या होगा? ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हैं, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल कार्बन जो है उसमें पाया जाने वाला जो गुण है वो कायरलता है। ऐसा गुण, पहले तो कायरल कार्बन लिख दे बच्चा, फिर इसके गुण को हम लोग कायरलता, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? कायरलता कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। तो यहाँ वो 2 पद करेगा। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड को तोड़ेगा, प्रथम पद में एल्किल हैलाइड को तोड़ेगा, R+X माइनस कार्ब धनायन बनाएगा। अगर वो अकेला RX ले रहा है तो भी चला दे, अगर वो तृतीयक एल्किल हैलाइड लेके काम कर रहा है तो भी उसको आप लोग सही करें। तृतीयक एल्किल हैलाइड ले रहा है अगर वो यहाँ, क्योंकि एक अणु में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो तृतीयक कार्ब धनायन उस बच्चे ने बनाया होगा, तृतीयक कार्ब धनायन। फिर नीचे वो एक आधी लाइन लिख देगा कि यह पद मंद गति से होता है, अभिक्रिया का वेग निर्धारित पद यही है, क्योंकि क्रियाविधि को समझाना है ना उसने। फिर द्वितीयक पद में वो R+ पर नाभिक रागी का आक्रमण करवाएगा, यहाँ लिखेगा मंद पद, यहाँ लिखेगा तीव्र पद, और RNU बनाएगा, RNU। नीचे बात बताएगा कि नाभिक रागी जो है जब वो एल्किल समूह पर आक्रमण करता है, कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है,
तो इसमें धारण और प्रतिपन्न दोनों ही होते हैं, यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो है वो रसैमीकरण से संपन्न होता है। और इसमें क्रियाशीलता का जो क्रम रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मैथिल हैलाइड। तो कुल मिलाकर क्रियाविधि के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा, वो आप लोग देख लें। उसके बाद अगला था आइसोप्रोपिल अल्कोहल संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। तो 3 कार्बन की श्रृंखला बनाते हुए 2 नंबर पे वह जोड़ेगा तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो 4 कार्बन की श्रृंखला बनाते हुए अगर दूसरे कार्बन के साथ उसने वह जोड़ा है तो वह द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, फिनोल की जब अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं हम लोग तो वल्य के ऊपर OH, O यहाँ 4 कार्बन रखेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन में जाएंगे, ऑर्थो पर माइनस आ जाएगा। आगे आप लोग समझ गए हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा OH, O पर प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस आगे शिफ्टिंग होकर बंद बनाएगा, बंद पैरा पर माइनस ला देगा, पैरा पर माइनस आ जाएगा। फिर वो बंद माइनस आगे फिर शिफ्ट होगा, यहाँ बंद बन जाएगा, ये बंद ऑर्थो पे जाके माइनस बना देगा। तो इस तरह से पूरी उन्नादी संरचनाएं बन जाएंगी, वो आगे आप क्लियर कर लें। उसके बाद बेंजीन CO प्लस HCl दिया है तो यहाँ बेंजल डिहाइड बनेगा, क्योंकि पूर्ण नहीं करना था सिर्फ, तो यहाँ बेंजल डिहाइड रिंग के साथ CHO वो कहीं भी जोड़ा हो, CHO बेंजल डिहाइड बनेगा। उसके बाद यहाँ से जल निकल जाएगा, इस जगह से जल निकल जाएगा तो CH3 डबल बॉन्ड NHC6H5 फेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा यहाँ, फेनिल हाइड्रेजोन। बड़ा आसान पेपर जो है आया है, पेपर में कुछ भी हार्ड नहीं है। फेनिल हाइड्रेजोन यहाँ बनेगा मुख्य उत्पाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन फैराडे के विद्युत अपवर्तन का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी विद्युत अपवर्तन के विलयन में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ निक्षेपित होता है वो प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। किसी विद्युत अपवर्तन के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, W बराबर ZQ, Z बराबर E बटे 96,500, W बराबर E इंटू Q बटे 96,500 सारा आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 298 केल्विन पर 0.01 M KCl विलयन की चालकता 0.0014 सीमेंस सेमी इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता निकालनी है। तो लैम्डा M का सूत्र आप लगा दें, कापा बटे C पर वो जो C होगा मोल पर घन सेमी होगा, और यहाँ आपको मोलरता दी है, मोलरता, तो जब मोलरता में डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो आप लोग फार्मूला लगा दें 1000 कापा बटे C, क्योंकि जो बुक में दिया है कापा बटे C वो C मोल प्रति घन सेमी है और यहाँ में मोल प्रति लीटर ले रहे हैं, तो 1000 कापा बटे C लगा दें आप। तो लैम्डा M बराबर 1000 कापा बटे C, तो लैम्डा M बराबर 1000 इंटू 0.00141 बटे C का मान हो गया 0.01। तो जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो 2 जीरो और चली जाएंगी, और फिर इसको गुना करेंगे आप जब सारों को तो आपका उत्तर आ जाएगा 141। मात्रक आएगा सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोलर चालकता का आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम अलग अलग विद्युत अपवर्तनों के लिए है। तो जब भिन्न भिन्न विद्युत अपवर्तनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ जो जमा होता है इलेक्ट्रोडों पर वो उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। W समानुपाती E तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, तुल्यांकी भारों के अनुपात में आते हैं जितने भी पदार्थ जमा होते हैं। तो भिन्न भिन्न विद्युत अपवर्तनों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, W समानुपाती E। उसके बाद सेम क्वेश्चन वैसा कि वैसा ही आपको मोलर चालकता निकालनी है, वही फार्मूला आप वापिस लगाएंगे, लैम्डा M बराबर 1000 कापा बटे C। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 इंटू कापा आपको दिया है 0.0115, 115 छोड़ दे आगे जीरो मत लिखे भले, अपॉन 0.05। तो जब आप पॉइंट ऊपर लगाएंगे 2 जीरो आ जाएगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे
4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो काट दें, 3 जीरो से 3 जीरो गई और 1 जीरो फिर गई, 1 जीरो काट लें बाद में भी, और 5 के पहाड़े से कट जाएगा ये। 23 को 5 से काटें अगर तो 115 बनेगा। तो 23 इंटू 10 230 आंसर इसका आएगा। 230 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ऊपर वाले का 141, नीचे वाले का 230। उसके बाद FEF6 संकुल आयन की ज्यामिति व चुंबकीय प्रकृति को समझाइए संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर। FEF6-3 दिया है, तो यहाँ Fe जो है 26 नंबर पे आता है। अभी हमने बात की थी आर्गन 3d6 4s2 हो जाएगा, और यहाँ Fe पे +3 आवेश है। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3d5 4s0 रह जाएगा। फिर 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि F जो है वो युग्मन नहीं करता, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे। फिर 4s खाली आएगा, फिर 4p खाली आएगा, फिर 4p के बाद 4d भी लेना पड़ेगा हमें, 4d भी। तो यहाँ संकरण निकल जाएगा sp3d2, sp3d2 संकरण यहाँ निकलेगा। और चुंबकीय प्रकृति जो होगी इसकी अणुचुंबकीय, ज्यामिति जो होगी जब sp3d2 संकरण है तो ज्यामिति अष्टफलकीय है। और क्योंकि धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है 5-5, तो अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय का फार्मूला भी लगा दें, म्यू बराबर √n+2, n का मान 5 है, तो √5, 5 + 2 यानी √37 आपका √5, 5 + 2 तो 5 और 2 7, 7 × 5 √35 आपका आंसर आ जाएगा, √35 BM बोहर मैग्नेटोन। अगला क्वेश्चन अगर देखें अथवा में NiCN4-2 बताना है, तो Ni आता है 28 पे, 28 पे आता है तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 8 28। और यहाँ Ni पे +2 आवेश है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 3d 8 रह गया, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि Cn- लिगैंड लगा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिगैंड Cn- है। ये होगा 3d, 3d के बाद आ जाएगा 4s, 4s के बाद आएगा 4p, 4p। अब क्या करना है, हमें जोड़े बना देने इलेक्ट्रॉनों के। Cn- लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना लो, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया 3d, फिर आ गया 4s, फिर आ गया 4p। अब संकरण निकाल ले, संकरण आ जाएगा dsp2, dsp2 संकरण। ज्यामिति आ जाएगी वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय है, dsp2 संकरण है तो ज्यामिति कैसी होती है, वर्ग समतलीय है। और चुंबकीय आघूर्ण जब निकालेंगे आप लोग, जब चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे तो म्यू बराबर 0 आएगा, म्यू बराबर 0 क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धातु के पास नहीं बचा है। तो आप फार्मूला लगाएंगे म्यू बराबर √n+2, तो म्यू बराबर 0 आएगा, 0 आएगा तो चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय आएगी, ऊपर वाले की अनुचुंबकीय आएगी, नीचे वाले की प्रतिचुंबकीय आएगी। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं चलूं अगले क्वेश्चन में, बेंजीन डाइजोनियम 16वें क्लोराइड में एक पद में परिवर्तित कीजिए, एक पद में परिवर्तित कीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल। तो वल्ले के ऊपर N2Cl, इसका भापीय आसवन जब कराते हैं यानी +HOH जब करवाते हैं, जल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से HCl और N2 निकल जाते हैं, वल्ले के ऊपर OH आ जाएगा, OH + HCl + N2। उसके बाद एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन की क्रिया जब हम लोग ब्रोमीन जल से कराते हैं, एनिलीन का सीधा ब्रोमिनिन करवाते हैं, एनिलीन रिंग के ऊपर NH2 सीधा ब्रोमिनन जब इसका करवाते हैं, ब्रोमीन जल से क्रिया करवाते हैं, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। 2 नंबर पे Br, 4 नंबर पे Br और 6 नंबर पे Br, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। फिर एथेनेमाइड से मैथेनेमीन, हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, हाफ मान ब्रोमेमाइड। तो एमाइड की क्रिया जब हम लोग NaOH या KOH + Br2 से करवाते हैं, 4 NaOH + Br2, तो CH3NH2 + Na2CO3 + 2 NaBr + 2H2O, ये बनता है मैथिलएमीन। अगर बच्चा डायरेक्ट लिख गया है जैसा कि बुक में दिया है, CH3CONH2 एरो पर वो लिख गया है NaOX
NaOH और Br2 से NaOBr ही बनेगा, और CH3NH2 बुक में डायरेक्ट दिया है तो वो भी सही माने आप, है ना। NaOX ले गया है उसको भी सही माने, पूरी लिख गया तो उसको भी सही माने, ये पूर्ण अभिक्रिया है वो शॉर्ट में है बिल्कुल। नेक्स्ट चलें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन बनाना है तो वल्य के ऊपर N2Cl, साइनोबेंजीन बनाना है तो Cn माइनस आयन, बुक में आप देख लें Cn माइनस आयन है, और जब आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है तो Cl माइनस आयन, कोई भी Cn माइनस आयन ले लें आप, KCN, HCN, NaCN जो भी लिया है, Cn माइनस आयन उसमें होना चाहिए, KCN लिया है, NaCN लिया है, HCN लिया है, और उपस्थिति यहाँ को क्यूप्रस साइनाइड CuCN, बुक में देखेंगे CuCN, क्यूप्रस साइनाइड CuCN या Cu2CN की ट्वाइस, ये क्यूप्रस साइनाइड है, बुक में यही लिखा है, डाटरमान के साथ ये विक्रिया दी हुई है तो Cn माइनस आयन होना चाहिए। NaCN लिया है, KCN लिया है, HCN लिया है, आप लोग जो है उसको वरीयता देते हुए Cn माइनस आयन जो है वो ध्यान में रखें, Cn माइनस आयन आएगा, बुक को रीड करें आप, वहाँ Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br माइनस लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Cn माइनस आयन लेंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो CuCN या Cu2CN की ट्वाइस क्यूप्रस साइनाइड जब लेंगे तो यहाँ साइनोबेंजीन बनेगा, बेंजोनाइट्राइल के नाम से इसको जाना जाता है, फेनिल साइनाइड। फिर एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो एनिलीन का डाइएजोकरण करवाते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री यानी 273 से 278 NaNO2 प्लस HCl के साथ ये विक्रिया होती है, और रिंग के ऊपर N2Cl 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन। फिर आता है नाइट्रोमेथेन से मेथेन एमीन, तो नाइट्रोमेथेन में जब हम लोग 6H जोड़ते हैं SN प्लस HCl की उपस्थिति में या Fe प्लस HCl की उपस्थिति में विक्रिया होती है, और मैथिलएमीन प्लस 2H2O का यहाँ निर्माण होता है, मेथेन एमीन बनती है। तो ये अभिक्रिया है वो जो एक पद में नाइट्रोमेथेन से मेथेन एमीन बनाई है। नेक्स्ट समीकरण की मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक स्पीशीज भाग ले रहे हैं, चाहे वो अणु है, चाहे वो परमाणु है, चाहे वो आयन है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक स्पीशीज की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। शून्य कोटि कार्दायु का व्यंजक उत्पन्न करना है तो T है बराबर R0/2 के अनुसार बच्चा निकाल के जाएगा यहाँ। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने वाला समय अर्धायु का 10 गुना होता है, तो अर्धायु डायरेक्ट लिख देता है अगर बच्चा 0.693/K तो भी करेक्ट है, क्योंकि अर्धायु का व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अर्धायु का 10 गुना ही प्रूव करना है, तो T है बराबर 0.693/K समीकरण नंबर 1। अब लिखेगा वो जब 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है तो 99.9% का टाइम निकालना है, तो 2.303/K log R0 तो 100 मान लें, तो 99.9 पूरी हो गई तो बच्ची कितनी 0.1, तो वो 0.1 लिख दें, 0.1 बची हुई 0.1 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1000 हो जाएगा, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 हो गया, 2.303/K log 10 की पावर 3, पावर कहाँ आ जाएगा आगे, तो 2.303/K इंटू 3 log 10, 3 log 10, log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1, तो ये आ गया 2.303 इंटू 3/K, ये आ गया T 99.9%। समीकरण नंबर 2 आ गई, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, यानी T 99.9 में T हाफ का भाग दे दें, तो T 99.9 है 2.303 इंटू 3/K और T हाफ है 0.693/K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो गया, 2.303 को जब आप 0.693 से काटेंगे तो ये 0.3 बन जाएगा, 0.3 और पॉइंट हटाएंगे तो 30 बन जाएगा,
30/3, 30/3 का मतलब काटेंगे 10 आ जाएगा, और फिर टी हाफ इधर गुणा में आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा टी 99.9% जो है वो टी हाफ का 10 गुना, मतलब अर्धायु का 10 गुना होता है। उसके बाद संगठ आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या। 1 सेकंड में इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को संगठ आवृत्ति कहते हैं। प्रथम कोटि के अर्धायु का व्यंजक निकालेगा बच्चा, तो वो टी हाफ बराबर 0.693/K निकलेगा। टी हाफ बराबर 0.693/K। समीकरण नंबर 1 दे देगा इसको। खैर अभी तो व्यंजक ही निकालना है प्रथम कोटि का। प्रथम कोटि के अर्धायु का व्यंजक जो आपका ये आंसर है, संगठावर्ती इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या। संगठावर्ती है प्रथम कोटि के विक्रिया का अर्धायु टी हाफ बराबर 0.693/K है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि के विक्रिया का 75% पूरा होने समय अर्धायु का दुगना होता है। तो सेम टू सेम वही फंडा लगाएंगे। टी हाफ बराबर 0.693/K। समीकरण नंबर 1, जब 75% अभिक्रिया पूरी होगी तो टी 75 बराबर 2.303/K लोग R0/R। R0 100 है, R 25 है, काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो टी 75% बराबर 2.303/K लोग 2 की स्क्वायर हो जाएगा। पावर लोग वाली आगे आ जाती है, तो टी 75% बराबर 2 × 2.303/K लोग 2 हो जाएगा। लोग 2 का मान 0.3010 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये 0.693 हो जाएगा। तो टी 75% बराबर 2 × 0.693/K। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें आप लोग। अब समीकरण 1 ये थी और 2 ये आ गई। 1 और 2 की तुलना कर लें तो आप देखें 0.693/K टी हाफ है, तो 0.693/K टी हाफ है, तो ये मान रख दें। 1 व 2 की तुलना करने पर टी 75% बराबर 2 टी हाफ सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की विक्रिया का 75% पूरा होने वाला समय उसकी अर्धायु का दुगना होता है। ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेकेलाइट के विरचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड। तो बेकेलाइट के विरचन में फार्मल्डिहाइड एल्डिहाइड ही पूछा है, तो फार्मल्डिहाइड आएगा। ग्लूटेरिक अम्ल का आयुपेशी नाम ग्लूटेरिक अम्ल पेंटेन डाइओइक अम्ल है। पेंटेन डाइओइक अम्ल ग्लूटेरिक अम्ल। रोजेनमुंड अपचयन अम्ल हैलाइड की क्रिया है। अम्ल हैलाइड का अपचयन जब हम लोग PDBaSO4 के साथ करते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अपचयन के नाम से जानते हैं। फिर खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में एसिटिक अम्ल का यूज होता है। एसिटिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। उसके बाद हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब हम लोग हेलोजन के साथ लाल पी की उपस्थिति में करवाते हैं तो अल्फा स्थिति पर इसका हेलोजनीकरण होता है। अल्फा स्थिति पर इसका हेलोजनीकरण होता है तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल का यहाँ निर्माण होता है। अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ये पेपर था हमारे पास जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 12वीं में केमिस्ट्री का पेपर। बहुत ही आसान पेपर,
था। थोड़ा सा बस वो क्वथनांक वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेवल का मैं कह सकता हूँ, जो बच्चों को डायरेक्ट याद नहीं था। बाकी पेपर बिल्कुल ईजी था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो पेपर है वो समझ आ गया होगा, किस प्रकार से आंसर करने हैं। तो सभी साथियों तक ये पेपर पहुंचाएं, ताकि विद्यार्थियों तक भी ये पेपर पहुंचाएं, ताकि उनके जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।